नमस्कार आप सभी को। क्राइम रिपोर्टेड के एपिसोड 16 में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। जब भी कोई क्रिमिनल कोई क्राइम करता है, तो क्राइम करने के बाद में वो क्रिमिनल एक बार ज़रूर क्राइम सीन पर आता है। क्राइम सीन पर आकर ये देखता है कि पुलिस क्या कर रही है, जाँच पुलिस की कहाँ तक आगे बढ़ी, पुलिस को कोई सबूत तो नहीं मिल गया, ये सब देखने। और एक बार ही नहीं बल्कि 2-3 बार ज़रूर आता है क्राइम सीन पर। और अगर कोई अच्छा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जिसको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, तो वो ये देखकर पता लगा सकता है, जो भी वहाँ पर क्राइम सीन पर विज़िट करने आ रहे हैं, कि इनमें कौन-सा क्रिमिनल है, किसने क्राइम को अंजाम दिया है। कई बार कई ऐसे केसेस सॉल्व हुए हैं, बड़े-बड़े केसेस सॉल्व हुए हैं, जहाँ पर जो क्रिमिनल है, उसको क्राइम सीन के ऊपर ही पकड़ा गया। अब क्राइम सीन पर क्रिमिनल को पकड़ने का एक तरीका ये है कि अगर सभी वहाँ पर फैमिली मेंबर्स हैं, जिसका भी कुछ भी मर्डर हुआ है, हत्या हुई है, उसके अगर सभी फैमिली मेंबर्स हैं, तो उनमें देखो कि कौन अननोन है फैमिली मेंबर्स के बीच में। और बाद में अगर सभी अननोन हैं, तो उनके बीच में क्या कोई फैमिली मेंबर है, और कौन-सा वो शख्स है जो बार-बार वहाँ पर क्राइम सीन पर आ रहा है और क्राइम सीन को देख रहा है। और क्राइम सीन पर जिस पर थोड़ा-सा डाउट हो जाए कि भई हाँ, ये हो सकता है, तो बाद में उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखो, उसकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ो, क्योंकि एक इंसान की बॉडी लैंग्वेज, उसके चेहरे के हाव-भाव भी बहुत कुछ बता देते हैं उस इंसान के बारे में। जो कुछ वो इंसान नहीं बताना चाहता, वो चीज़ें उसके चेहरे के हाव-भाव बता देते हैं। तो इस कहानी में भी, जो कहानी मैं आपको समझा रहा हूँ, इस कहानी में भी जो क्रिमिनल था, उसने क्राइम सीन पर 3-3 बार विज़िट किया, 3-3 बार क्राइम सीन पर गया वो, कुछ अदला-बदली करने के लिए। और जब पुलिस को कोई भी लीड नहीं मिलती है, कोई भी कड़ियाँ नहीं जुड़ रही होती हैं केस में, तब पुलिस क्राइम सीन के ऊपर नज़र रखना शुरू कर देती है, क्राइम सीन के आस-पास खोजबीन करना शुरू कर देती है, और वहाँ से पुलिस को कोई न कोई लीड मिल जाती है, कोई न कोई कड़ी जुड़ जाती है, और केस आगे बढ़ चलता है। आज के क्राइम की स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक 10 साल का बच्चा, शिवम नाम का, उस 10 साल के बच्चे का कत्ल कर देता है कोई। कत्ल करने के बाद में जो हत्यारा है, वो उसको जहाँ पर भी कत्ल किया था, उस शहर के पास में एक जंगल है, और उस जंगल के बीच में एक तालाब है। तो शिवम की लाश को वो हत्यारा उस तालाब के अंदर फेंक आता है। तालाब के अंदर फेंकने के बाद में वो हत्यारा वापस अपने घर आ जाता है, लेकिन रात को, पूरी रात उसको बेचैनी होती है, उसको डर लगता है कि कहीं उस लाश को तैरता हुआ कोई तालाब के ऊपर ना देख ले, लाश को कोई बाहर ना निकाल ले, कोई सबूत ना मिल जाए, वो पकड़ा ना जाए। तो एक दिन, पहले दिन उसने लाश को तालाब के अंदर फेंक दिया। बाद में जब अगला दिन आता है, दूसरे दिन जो क्रिमिनल था, जो हत्यारा था, वो वापस क्राइम सीन के ऊपर जाता है, वापस उस तालाब के पास जाता है, और तालाब के पास जाकर देखता है कि जो लाश है, वो फूल चुकी है, और फूलने के बाद में वो पानी के अंदर तैर रही है, पानी के ऊपर आ चुकी है, और किनारे पर भी आ चुकी है। अब क्योंकि वहाँ पर आस-पास जंगल था, कोई इतना आता-जाता नहीं था, तो अभी तक किसी ने भी उस लाश को पानी के ऊपर तैरते हुए नहीं देखा था। तो बाद में उसने उस बच्चे की लाश को पानी से बाहर निकाला। पानी से बाहर निकालने के बाद में पास में कुछ पत्थर पड़े थे, उन पत्थरों के बीच में उस लाश को छुपा दिया। लाश को छुपाने के बाद में वो जाता है अपने नज़दीकी पेट्रोल पंप पर, और पेट्रोल पंप से थोड़ा पेट्रोल लेकर आता है। पेट्रोल से बाद में वो उस बच्चे की लाश को जलाने की कोशिश करता है, उसके ऊपर पूरा पर पेट्रोल छिड़क देता है, और बाद में उसको आग लगा देता है। सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा था एक तरीके से, ताकि आग में जलकर जितने भी सबूत हैं वो सारे मिट जाएँगे, कोई भी सुराग नहीं रहेगा। लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं हुआ, क्योंकि जो लाश थी, जो कपड़े उस लाश के ऊपर थे, वो सभी गीले थे, लाश भी पूरी गीली थी। इसकी वजह से उस लाश पर अच्छे से आग नहीं लग पाई। वो जो पेट्रोल आया था, वो पेट्रोल भी थोड़ा-सा ही था, तो उसका जो जलाने वाला प्लान था वो फ़ेल हो चुका था। अब क्योंकि उसका प्लान घर से बनाकर आया था ये, और वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो वो घबरा गया, और क्राइम सीन के ऊपर ऐन मौके पर उसको कुछ भी समझ में नहीं आया, तो उसने पत्थरों के बीच में ही वापस से लाश को रख दिया, और चारों तरफ से पत्थरों से ढक दिया, और वापस अपने घर चला गया। तीसरा दिन आता है, तीसरे दिन वो वापस उसी तालाब के पास आता है, और इस बार जब घर से प्लान बनाकर आया था, और घर से कुछ कपड़े अपने साथ लेकर आया था। इस बार उसने क्या किया कि उस लाश को पत्थरों के बीच से वापस निकाला। वापस निकालने के बाद में उस लाश के चारों तरफ बहुत सारे कपड़े लपेटे, और कपड़े लपेटने के बाद में उस लाश को तैर कर और तालाब के बीचों बीच गिरा कर आ गया। अब वो लाश पानी के अंदर डूब चुकी थी। 3-3 बार उसने क्राइम सीन को विजिट किया, वो भी 3 अलग-अलग दिन में। तो ये तो कहानी थी क्राइम सीन की। अब आते हैं हम कहानी की शुरुआत पर। तो नवंबर का महीना था, 2020 की बात, 2020 की। एक महिला, ये दिल्ली की कहानी है, और दिल्ली के पुलिस स्टेशन में लगभग रात का वक्त हो चुका था, रात होने वाली थी। रात में दिल्ली के पुलिस स्टेशन में एक महिला पहुंचती है, और महिला पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट लिखवाती है, और
रिपोर्ट में लिखा कि उसका एक बच्चा लगभग दोपहर में उसके घर से बाहर निकला था, 10 साल का बच्चा, वही शिवम छोटा। वो दोपहर को अपने घर से बाहर निकला था कुछ अपना ही छोटा-मोटा सामान लाने, लेकिन अभी रात होने वाली है और वो अभी तक अपने घर वापस नहीं लौटा है। तो अब सबसे पहले तो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। पुलिस ने सबसे पहले किडनैपिंग के ऊपर शक नहीं किया। पुलिस ने सोचा कि भई अपने दोस्तों के पास चला होगा, खेलता-खेलता उनके घर चला गया होगा या फिर कोई रिश्तेदार ले गया होगा, किसी रिश्तेदार के घर चला गया होगा। तो पुलिस ने सबसे पहले जिन-जिन दोस्तों के साथ वो खेलता था, उन दोस्तों के घर पर पूछताछ की, वहाँ पर फ़ोन मिलाए। बाद में जो रिश्तेदार थे, वहाँ पर गए, वहाँ पर पूछताछ की, लेकिन पुलिस को कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं मिली। करते-करते अगला दिन आ जाता है। अगले दिन पुलिस अब किडनैपिंग का मामला दर्ज कर लेती है। किडनैपिंग की एफआईआर दर्ज कर लेती है और शिवम अभी तक अपने घर पर नहीं लौटा था। अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। सबसे पहले तो पुलिस जो है वो उस फैमिली की हिस्ट्री सुनती है, हिस्ट्री पूछती है कि भई आपके बारे में कुछ बताओ। अब जो महिला थी, जो रिपोर्ट लिखवाने आई थी पुलिस स्टेशन में, जिसका वो बच्चा था शिवम 10 साल का, उस महिला का तलाक हो चुका था थोड़े टाइम पहले तक। काफ़ी पहले उसकी शादी हुई थी, अरेंज मैरिज हुई थी और कुछ दिन तो हँसी-खुशी रही अपने पति के साथ, लेकिन कुछ दिनों बाद में अनबन होनी शुरू हो गई पति के साथ। अब वो अनबन इतनी हुई कि बात कोर्ट तक पहुँच गई और कोर्ट में उन्होंने अपने डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर दिया और कोर्ट ने उनको डिवोर्स दे भी दिया। अब डिवोर्स के बाद में सबसे बड़ा एक चीज़ सामने आई कि उनका एक इकलौता बच्चा था शिवम 10 साल का, उसकी कस्टडी कौन रखेगा? वो अपनी माँ के पास रहेगा या फिर अपने पापा के पास रहेगा? तो कोर्ट ने फैसला किया कि जो बच्चा है शिवम 10 साल का, वो अपनी माँ के साथ रहेगा, माँ को उस बच्चे की कस्टडी सौंप दी। और जो बच्चे का पापा है, बच्चे का पिता है, वो उस बच्चे से कुछ फलाने-फलाने दिन महीने में आकर मिल सकता है। मतलब 3-4 दिन या फिर 1-2 दिन महीने में आकर वो अपने पिता जो है वो अपने बेटे से मिल सकता है। और ऐसे ही जो पिता था डिवोर्स के बाद में वो महीने में आता, जो भी तय दिन थे, और शिवम को बाहर ले जाता, घुमाता-फिराता, खिलाता-पिलाता और शाम को वापस लाकर उसी के अपनी माँ के पास छोड़ देता। तो ऐसा सब कुछ डिवोर्स के बाद भी ठीक-ठाक चल रहा था। अब ये पूरी थी कहानी उस बच्चे की माता और पिता की, उनकी फैमिली की। अब यहाँ पर जो पुलिस की शक की जो सुई है वो सबसे पहले उस बच्चे के पिता की तरफ उठी। क्योंकि अब इनके माता-पिता के बच्चे के माता-पिता का रिश्ता ठीक नहीं था, अनबन थी, इसीलिए डिवोर्स हुआ। और क्योंकि कोर्ट ने जो बच्चे की कस्टडी थी वो माँ को सौंप दी, तो हो सकता है कि इसी चीज़ को उसने गुस्सा आ गया हो इस चीज़ को लेकर, तो हो सकता है शिवम को उसके पिता ने ही किडनैप करवा लिया हो, क्योंकि अभी तक उनको पता नहीं था कि शिवम मर चुका है। तो सबसे पहले पुलिस ने उस बच्चे के पिता के ऊपर खोजबीन करना शुरू की, उसका फ़ोन सर्विलांस पर डाला, उसके जो लोकेशन की हिस्ट्री थी वो निकाली। अब लोकेशन की हिस्ट्री निकाली सबसे पहले पुलिस ने, तो और ख़ास करके जिस दिन शिवम का किडनैप हुआ था, शिवम जिस दिन गायब हुआ था, उस दिन की पुलिस ने लोकेशन की हिस्ट्री निकाली। तो उस दिन जो लोकेशन थी उसके मोबाइल की, वो कई किलोमीटर दूर थी जहाँ से बच्चे का किडनैप हुआ। और बाद में कुछ चश्मदीदों से भी पूछा तो किसी ने भी नहीं देखा उस बच्चे के पिता को यहाँ पर आते हुए। और बच्चे के पिता जहाँ पर ऑफिस में काम करते थे उस ऑफिस में भी पूछा गया, तो ऑफिस वालों ने भी कहा कि हाँ, ये हमारे साथ थे। अब यहाँ पर दूसरा सवाल आया सामने कि एक पिता अपने बच्चे से इतना प्यार करता है, महीने में जो भी फलाने दिन है उनको पहुँच जाता है बच्चे से मिलने, बच्चे को खिलाने, बच्चे को बाहर ले जाता है, खुश रखता है, खिलाता-पिलाता है, तो क्यों ही एक पिता अपने बेटे का किडनैप कराएगा, उसको पकड़वाएगा, उसको गुमशुदा करेगा। लेकिन अब क्राइम की दुनिया ऐसी है कि यहाँ पर हम सोच भी नहीं सकते वैसी चीज़ हो सकती है। कोई भी रिश्ता क्राइम की दुनिया में बचा, कोई अछूत ऐसा रिश्ता नहीं है जिसके बीच में क्राइम ना हुआ हो। कई बार बेटों ने अपने माता-पिता के ऊपर क्राइम किया है और कई बार माता-पिता ने बेटों पर क्राइम किया है। तो पुलिस ने ये सोचकर फिर से थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पुलिस ने सोचा कि क्या पता बच्चे के पिता ने खुद इस कारनामे को अंजाम ना दिया हो, बल्कि किसी सुपारी देकर किसी से किडनैप करवा लिया हो, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से किसी से किडनैप करवा लिया हो, खुद वहाँ पर ना गया हो। तो पुलिस ने जो भी रिश्तेदार दोस्त थे उनसे पूछताछ करना शुरू किया, थोड़ा बहुत उनकी मूवमेंट को ट्रैक करना शुरू किया, कहाँ पर जाते हैं, किससे बात करते हैं। लेकिन फिर भी कोई सबूत नहीं मिला, कोई भी लीड नहीं मिली, कोई भी कड़ी जुड़ नहीं रही थी। जो बच्चे का पिता था वो कोई भी किसी भी ऐसे सुपारी किलर से या फिर किसी गैंग से कोई भी संपर्क में नहीं था। जितने भी काम करते थे उसके दोस्त, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। सबकी स्टेटमेंट सेम थी, कुछ भी डिफरेंट नहीं था, कोई भी कड़ी जुड़ नहीं रही थी। अब
कई दिन बीत गए थे, पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था, कोई भी लीड नहीं मिल रही थी। दिन बीतते जा रहे थे, तो पुलिस का शक नहीं, पुलिस ने सोचा कि अब बच्चे की माँ से ही क्यों न एक बार पूछताछ की जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो रिपोर्ट लिखवाने होता है, असल में जो गुनहगार होता है वो वही होता है जो रिपोर्ट लिखवाने आता है। तो पुलिस ने बच्चे की माँ को पुलिस स्टेशन में बुलाया और वहाँ पर पुलिस स्टेशन में उस बच्चे की माँ से थोड़ी बहुत पूछताछ की। अब बच्चे की माँ की हिस्ट्री पूछी पुलिस ने कि भाई तुम्हारा बचपन, तुम्हारी शादी के पहले, तुम्हारी शादी के बाद में कुछ बातें बताओ। तो उसने बताया कि हमारी शादी जो हुई थी वो घर वालों की मर्जी के साथ हुई थी। घर वालों ने मेरे लड़का ढूंढा था और उसी से मेरी शादी करा दी। एक तरह से अरेंज मैरिज मेरी हुई थी और कुछ दिनों बाद में, क्योंकि हमारे नेचर सेम नहीं थे, बाद में हमारी कुछ बातों पर बहस हो गई और ऐसे ऐसे करके हमारा कुछ तलाक हो गया। अब दो पार्टनर्स का अलग होना ये कोई नई बात नहीं है, कई बार होता है, कई बार डिवोर्स होते हैं, तो इसमें भी कोई शक की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पर एक और कैरेक्टर भी था उस बच्चे की माँ की ज़िंदगी में। उस कैरेक्टर का नाम था बिट्टू। बिट्टू जो बच्चे की माँ थी, उसकी स्कूल लाइफ से, उसके स्कूल के दिनों से ही उसके साथ था। बिट्टू और उस बच्चे की माँ दोनों स्कूल में एक साथ पढ़े, एक साथ बड़े हुए और दोनों का मोहल्ला भी सेम है। और जो उस बच्चे की माँ ने बताया कि जो बिट्टू है वो काफ़ी अच्छा दोस्त है, मेरा करीबी दोस्त है और कई बार मुसीबत में काम आया है और कुछ भी मेरे को ऐसे हार्म करने की कभी भी कोई कोशिश नहीं की, और मतलब बहुत ही अच्छा दोस्त है ओवरऑल। अब कितना भी अच्छा दोस्त हो, कुछ भी हो सकता है। तो पुलिस की जो शक की सुई थी वो अब पूरी की पूरी बिट्टू की तरफ मुड़ गई थी। बिट्टू से पूछताछ करना, बिट्टू के चारों तरफ मूवमेंट को ट्रेस करना पुलिस ने शुरू कर दिया था। काफ़ी पूछताछ की, काफ़ी सबूत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सबूत नहीं मिला। इधर बच्चे की माँ के साथ बिट्टू भी उस बच्चे को ढूंढने में लगा हुआ था। जहाँ पर भी उस बच्चे की माँ जाती उस बच्चे को ढूंढने, वो बिट्टू उसके साथ रहता। कई बार पुलिस स्टेशन में भी उस बच्चे की माँ के साथ बिट्टू आता था और कई बार ऐसे बिन बताए निकल जाता था बिट्टू को ढूंढने, वो बच्चे को ढूंढने। तो यहाँ पर अब इसकी तरफ भी कोई शक नहीं जा रहा था। पुलिस ने सोचा कि भाई अब बिट्टू का भी इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि बिट्टू के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिल रहा है, कोई भी लीड नहीं मिल रही है, कोई भी ऐसी बात नहीं मिल रही है जो शक के दायरे में आए। लेकिन अब क्योंकि बिट्टू के अलावा कोई भी दूसरा ऐसे शक की नज़र में था नहीं, पुलिस के पास कोई भी दूसरी लीड नहीं थी, तो पुलिस ने कोई भी शक ना होने के बावजूद भी बिट्टू के ऊपर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। बच्चे की माँ को एक बार फिर से पुलिस स्टेशन बुलाया पुलिस ने, और इस बार पहले बार जितनी भी बार बुलाया तो पूरी फैमिली के बारे में पुलिस पूछताछ करती, बच्चे के बारे में पूछताछ करती, लेकिन इस बार केवल बिट्टू के बारे में पूछताछ की पुलिस ने कि बिट्टू के साथ आपके संबंध कैसे हैं, क्या आप कुछ पास्ट में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो कि बताने लायक हो, पुलिस की उससे कुछ मदद हो सके। तो उस बच्चे की माँ ने बताया कि नहीं, बिट्टू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत ही मदद करता है और अब अभी भी मदद कर रहा है, वो मेरे साथ लगा हुआ है, उस मेरे बच्चे को ढूंढने मुसीबत पे मेरे साथ खड़ा है और हमारे घर के आसपास ही रहता है, हमारा दोनों का मोहल्ला ये सेम है, कुछ भी गड़बड़ नहीं थी, कभी इसने हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। और जब से मेरा तलाक हुआ है, मैं फिर से मायके रहने लगी हूँ, तब से ये मुझको काफ़ी सहारा देता है, उस बच्चे को काफ़ी खिलाता है, पिलाता है, घुमाता है, उसको खुश रखने की कोशिश करता है, बच्चे से बहुत ही प्यार करता है, बच्चे से इसको काफ़ी बड़ा लगाव है। लेकिन इस बीच ये बात बताते बताते उस बच्चे की माँ ने एक काफ़ी बड़ी बात बताई जिसने पूरे केस की जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी उसका मुंह मोड़ दिया। उस बच्चे की माँ ने बताया कि मेरा तलाक होने के बाद में जब मैं मेरे मायके में रह रही थी तो एक रोज़ बिट्टू ने मुझे कहा कि अब तुम्हारा तलाक भी हो चुका है और क्योंकि अब तुम्हारी पूरी ज़िंदगी सामने पड़ी है तो तुम कब तक अकेले गुजारा करोगी, तुम एक काम करो, हम दोनों शादी कर लेते हैं और अपना घर बसाते हैं। पूरी ज़िंदगी उसके सामने पड़ी है, लेकिन उस बच्चे की माँ ने उसको मना कर दिया कि नहीं, मुझे शादी वादी आप कुछ भी नहीं करनी, मुझे तो अब जो भी कुछ है मेरा ये बच्चा ही है और मुझे इसकी ज़िंदगी संवारनी है। फिर पुलिस ने और बिट्टू के बारे में सवाल जवाब किए और पूछा कि बचपन में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो बिट्टू के साथ आपका। तो फिर उस बच्चे की माँ ने बताया कि ऐसे उसने मुझे कभी भी शादी के लिए प्यार का इजहार उसने कभी भी नहीं किया, कभी भी मुझको प्रपोज नहीं किया, लेकिन मुझे कई बार ऐसा फील होता था कि उसके मन में मेरे लिए प्यार है
उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है और वो कहीं न कहीं मुझसे प्यार करता है। लेकिन कभी भी उसने अपनी ज़ुबान से मुझको ये कहा नहीं, कभी भी मुझको प्रपोज़ नहीं किया। अब ये जब पुलिस को पता चला, तो पुलिस का चारों तरफ से फ़ोकस बिट्टू के ऊपर हो गया। बिट्टू को बिट्टू के बारे में उसकी सर्विलांस उसका मोबाइल बिट्टू का सर्विलांस पर लगा दिया, जहाँ से बच्चा गायब हुआ था, जहाँ पर वो मोहल्ले में रहता था बिट्टू, वहाँ के सीसीटीवी सारे चेक किए और मोबाइल के में जो कॉल थे उनको ट्रेस करने लगे कहीं कि नहीं बैड एलिमेंट्स से तो ये बात नहीं कर रहा है बिट्टू और किसी कोई गैंग से तो जुड़ा हुआ नहीं है कि भाई इसने उठवाया हो बच्चे को। बाकी तो कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन एक सबूत मिला। वो एक सबूत मिला लोकेशन के ज़रिए। जिस दिन वो बच्चा शिवम गायब हुआ था, जहाँ से गायब हुआ था वो लोकेशन और बिट्टू के मोबाइल की लोकेशन यानी कि बिट्टू की लोकेशन सेम थी। यानी कि हो सकता है कि बिट्टू ने ही उस बच्चे का किडनैप किया हो, लेकिन अब ये एक शक ही था क्योंकि जो बच्चा था जिस मोहल्ले में रहता था उसी मोहल्ले में बिट्टू भी रहता था। तो अब इसमें कुछ शक करने वाली चीज़ नहीं है या फिर कुछ भी ऐसे सस्पेक्टेड चीज़ नहीं है कि बिट्टू यहाँ पर क्या कर रहा था। उस बिट्टू का वो मोहल्ला है, वो वहीं पर रहता है, तो उसका वहाँ पर होना ज़ाहिर सी बात है। लेकिन पुलिस का शक वहीं पर बना रहा। लेकिन शक से भी अब पुलिस क्या करती, क्योंकि जब केस कोर्ट में जाएगा तब कोर्ट को तो चाहिए एविडेंस, और जब तक कोर्ट को एविडेंस नहीं मिलेगा किसी को भी दोषी साबित नहीं कर सकते। अगर किसी को दोषी साबित करना है, किसी को सजा देनी है तो एविडेंस चाहिए। तो पुलिस ने अब एविडेंस इकट्ठा करने शुरू किए। शक पूरा बिट्टू के ऊपर हो चुका था पुलिस का। तो सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको कहानी की शुरुआत में बताया था कि इंसान की बॉडी लैंग्वेज वो चीज़ें बता देती है जो इंसान अपनी ज़ुबानी नहीं बताना चाहता, जो इंसान खुद नहीं बताना चाहता, वो चीज़ें उस इंसान की बॉडी लैंग्वेज बता देती है। तो पुलिस ने उस बिट्टू की बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, उसके हाव भाव पर नज़र रखना शुरू किया। जो बिट्टू के आसपास के रहने वाले थे, बिट्टू के पड़ोसी थे, उनसे पूछताछ की कि जब से बच्चा गायब हुआ है, शिवम गायब हुआ है, तब से बिट्टू के क्या हाव भाव हैं। तो लगभग सभी पड़ोसियों ने एक ही तरह का बयान दिया कि जब से शिवम गायब हुआ है, वो बच्चा गायब हुआ है, तब से बिट्टू बहुत ही डरा सा रहता है, सहमा सहमा सा रहता है। हर वक्त उसके चेहरे पर एक टेंशन सी नज़र आती है, बहुत ही घबराया हुआ सा रहता है। अब पुलिस को यहाँ पर और शक बढ़ा पुलिस का। लेकिन कुछ लोगों ने पुलिस को ऐसा भी कहा कि हो सकता है क्योंकि वो बच्चा गायब हो गया और उस गुमशुदा है बच्चा, और बच्चे से बिट्टू काफ़ी प्यार करता था, उसको काफ़ी लगाव था उस बच्चे से, बच्चे को वो कई बार खिलाता, घुमाता फिराता पिलाता। तो हो सकता है उस बच्चे की गुमशुदगी के कारण उसके हाव भाव ऐसे हों। तो पुलिस ने सोचा हाँ ये भी कुछ ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो पुलिस का फिर से ये एविडेंस भी फेल हो गया। पुलिस ने, लेकिन फिर भी पुलिस ने अपनी तफ्तीश में कोई भी ढील नहीं दी, तफ्तीश वैसी की वैसी चल रही थी। अब बिट्टू ने सोचा एक दिन, अब पुलिस ने यहाँ पर एक रिस्क लिया। पुलिस ने बिट्टू को अपने पुलिस स्टेशन बुलाया और वहाँ पर पुलिस से पूछताछ किया। अब पुलिस पहले भी उस बच्चे की माँ को और बिट्टू को पुलिस स्टेशन बुला चुकी थी बच्चे के बारे में पूछताछ करने के लिए, लेकिन और बिट्टू ने इस बार सोचा कि भाई कुछ फैमिली के बारे में पूछते होंगे और इसीलिए उसको पुलिस स्टेशन बुलाया। तो बिट्टू पुलिस स्टेशन चला जाता है। थोड़ी देर तो उससे फैमिली के बारे में, पास्ट के बारे में ऐसे कुछ सवाल होते हैं, लेकिन कुछ देर बाद में जो सवाल थे वो सीधे बिट्टू के ऊपर आने लगते हैं, बिट्टू के बारे में वो सवाल आने लगते हैं। अब यहाँ पर जब बिट्टू के ऊपर वो सवाल आए तो बिट्टू कहीं ना कहीं समझ चुका था कि घबरा गया था वो एक तरह से, वो उसको थोड़ा थोड़ा ऐसे शक हो रहा था कि पुलिस को सब कुछ पता चल गया। थोड़ी देर बाद में पुलिस ने अब यहाँ पर एक झूठ बोला और इस झूठ ने पूरी कहानी की कड़ियाँ जोड़ दी। पुलिस ने कहा कि देखो बिट्टू, तुम्हारा जो सच है वो सामने आ चुका है। तुम्हारे मोबाइल की लोकेशन सेम थी जहाँ से वो बच्चा गायब हुआ। तुम्हारे फ़ोन को हमने सर्विलांस पर लगा रखा था, वो भी मैच कर गया और तुम सीसीटीवी में भी कैद हो चुके हो। अब जो बिट्टू था वो इतना पढ़ा लिखा तो था, लेकिन उसको टेक्नोलॉजी के बारे में, सर्विलांस के बारे में इतना कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं था। अब उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था तो वो और भी ज़्यादा घबरा गया और उसको लगा कि पुलिस को अब सब कुछ पता चल चुका है और कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। और यहाँ पर बिट्टू टूट जाता है, जो भी सच्चाई थी वो उगलने लगता है। सबसे पहले तो वो पुलिस को उस जंगल में, उस तालाब के पास ले जाता है जहाँ पर उसने शिवम की बॉडी को छुपाया था, तालाब के अंदर। अब जब पुलिस के साथ वहाँ पर पहुँचती हैं और तालाब के अंदर खोज की जाती है बॉडी की, तो शिवम की बॉडी मिलती है। वहाँ पर फूल चुकी थी, पूरी तरीके से गल चुकी थी पानी के अंदर। काफ़ी दिन बीत चुके थे इस बात को। उस बच्चे की बॉडी को बाहर निकालने के बाद में
बिट्टू से पूछताछ की जाती है। तो बिट्टू अब यहाँ पर पूरी कहानी बताता है कि उसने उस बच्चे का कत्ल क्यों किया। बिट्टू ने पूरी कहानी बताई। तो बिट्टू ने बताया कि बचपन से ही बिट्टू उस बच्चे की माँ से उसके दोस्त से वो प्यार करता था, लेकिन वो कभी भी उसको बता नहीं पाया। और एक बार उसने उस लड़की को तो नहीं बताया, लेकिन उसके घर वालों को बताया कि मैं आपकी बच्चे से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। उसके घर वालों को बताया, लेकिन घर वालों ने मना कर दिया। और थोड़े ही दिनों बाद में एक अच्छा लड़का देखकर उस लड़के से जिससे वो प्यार करता था, उस बच्चे की माँ उसकी शादी कर दी और उसके बाद में तलाक हो गया। ये तो अलग कहानी हो गई। लेकिन जो बिट्टू था वो अभी भी उसकी शादी होने के बाद भी उसको भुला नहीं पा रहा था। वो उसके दिल में अभी भी थी। काफ़ी उसने बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं बुला पाया। बाद में जब हार मान रहा था बिट्टू, धीरे धीरे वो उसके दिल से निकल रही थी। बिट्टू सोच ही रहा था कि अब शादी कर लेते हैं, अपना भी घर बसा लेते हैं, ज़िंदगी को कैसे न तैसे आगे तो बढ़ाना ही है। इतने में जिसे वो प्यार करता था, उस बच्चे की माँ, उसका तलाक हो जाता है और वो वापस अपने मायके आकर रहने लगती है। अब यहाँ पर बिट्टू के मन में, बिट्टू के दिल में एक उम्मीद की किरण जागती है कि अब इसका फिर से डिवोर्स हो गया, अब हो सकता है कि ये मुझसे वापस शादी कर ले। तो बिट्टू ने फिर से पूरी अपनी जी जान लगा दी। बिट्टू काफ़ी उनके घर आता जाता, उनसे मिलता करता, उस बच्चे से भी काफ़ी प्यार करता। और एक दिन अचानक से बिट्टू ने उस लड़की से कहा कि देखो, अब तुम, क्योंकि डिवोर्स हो चुका है तुम्हारा और बच्चा भी है और पूरी ज़िंदगी सामने पड़ी है, तो तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन उस बच्चे की माँ ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, मुझे अब किसी से शादी नहीं करनी और मुझे तो अब इस बच्चे की आगे ज़िंदगी संवारनी है। मेरी तो आगे जो ज़िंदगी है, जो भी कुछ है मेरा, वो ये बच्चा ही है और मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगी। अब जो बच्चा था शिवम, वो उसके रास्ते में आ रहा था। उसने सोचा कि अगर शिवम रास्ते से हट जाएगा, वो बच्चा रास्ते से हट जाएगा, तो हो सकता है कि जो उसकी मम्मी है वो उससे शादी कर लेगी, उससे क्या पता शादी कर ले। तो उसने प्लान बना लिया था कि बिट्टू ने प्लान बना लिया था कि वो उस बच्चे को मार डालेगा। उसने काफ़ी सारी क्राइम की मूवीज़ देखी, क्राइम के शोज़ देखी और एक ऐसा क्राइम शो उसने देखा जिसमें बच्चे का किडनैप करते हैं और उसको बाद में गला घोट कर मार देते हैं। उस क्राइम शो को बिट्टू ने कई बार देखा, कई दफ़ा देखा और देखने के बाद में अब बिट्टू एकदम तैयार था उस बच्चे को मारने के लिए। एक रोज़ बिट्टू उस बच्चे को अपने घर से ले जाता है, बाहर कहीं चॉकलेट आइसक्रीम खिलाने के बहाने। बाहर जाकर उसको चॉकलेट आइसक्रीम खिलाता है और बाद में उस बच्चे को बोलता है कि आज तुमको मैं कपड़ों की शॉपिंग करा कर लाऊंगा। कपड़ों की शॉपिंग कराने के बहाने उस बच्चे के साथ वो बस में बैठता है और बस में बैठकर जहाँ से जंगल शुरू होता है वहाँ तक जाता है बस में बैठने के बाद में, और जहाँ पर वो जंगल शुरू होता है वहाँ पर वो दोनों बस से उतर जाते हैं। बस से उतरने के बाद में वो उस बच्चे को उस तालाब तक ले जाता है। तालाब के पास जाकर पीछे से उस बच्चे का अपने गमछे से गला घोट कर उसकी हत्या कर देता है उसकी, और हत्या करने के बाद में उसको तालाब में फेंक देता है। बाद में वो बार बार उधर आता है, 3 बार क्राइम सीन पर विजिट करता है। ये सब मैंने आपको पहले बता दिया। तो यहाँ पर जो उस बच्चे की माँ थी वो पहले से ही काफ़ी अकेली थी, उसका डिवोर्स हो चुका था, अपने बच्चे के साथ रह रही थी और उसकी ज़िंदगी की जो एक उम्मीद थी वो बच्चा उसके लिए सब कुछ था। और अब बिट्टू ने अपने प्यार के चक्कर में, उससे शादी करने के चक्कर में उस बच्चे को भी अपनी माँ से दूर कर दिया। अब माँ एकदम अकेली हो चुकी है, उनका परिवार पूरी तरीके से बिखर चुका है। और बिट्टू जो चाहता था कि उसकी शादी हो जाएगी बच्चे के जाने के बाद में, लेकिन अब शादी तो दूर, वो उसको देख भी नहीं पाएगा, किसी से मिल भी नहीं पाएगा। अब जेल में बैठा सड़ेगा बिट्टू। यही थी दोस्तों कहानी, एक क्राइम सीन पर कैसे कैसे बार बार विजिट करता है और एक तरफा के प्यार में वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है। बिट्टू का कोई भी ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था, ना ही उनके कोई परिवार में था, लेकिन फिर भी एक तरफा प्यार के चक्कर में उसने क्या क्या कर दिया। तो यही थी दोस्तों दिल्ली की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपको ऐसी और भी कहानी सुननी है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार लाइक के ज़रिए ज़रूर दिखाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।